नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेस लर्न के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आगामी सीटेट एग्जाम जो होने वाला है उसके लिए जो है संस्कृत का जो है प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर के आए हैं। इससे आप लोगों को जो संस्कृत का पेपर होता है एग्जाम में उसमें बहुत ही जो है क्वेश्चन को बनाने में आप सभी को आसानी होगी, चाहे पेपर 1 हो चाहे 2 हो। एकदम पूरी व्याख्या के साथ हम बता रहे हैं। फिर हम बीच बीच में आपको ट्री के माध्यम से भी किस तरह से गद्यांश और पद्यांश को हम हल करते हैं, किस तरह से पेडागोजिकल क्वेश्चन बनाते हैं, सभी को हम डिटेल से बताएंगे। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाएं। आपको इस पे संस्कृत का स्पेशल वीडियो जो है सीटेट के लिए, तैयारी के लिए, उसके बाद 9th-10th के जो है बोर्ड एग्जाम के लिए भी आपको संस्कृत का वीडियो मिलेगा। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देख रहे हैं सीटेट जुलाई 2013 का पेपर 1 है संस्कृत का। ये भाषा 2 देख रहे हैं, भाग 5। तो सबसे पहले हम गद्यांश को हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हल करेंगे। चलिए, यहाँ पर है गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम इसमें पढ़ेंगे। गद्यांश जो आप देख रहे हैं ये यानी कि 10मः त्वम् असि, ये कहानी का नाम है 10मः त्वम् असि, यानी तुम ही 10वें हो। बहुत ही अच्छा कहानी है, इसको पढ़ के हम लोग जवाब देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्। एक बार क्या हुआ, 10 बालक जो है नदी के किनारे स्नान करने के लिए आए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्, वो नदी के जल में क्या किया, स्नान किया, ठीक है। ततः ते पितरवा पारम घटा, तब वो जो है ऊपर आ गया, ठीक है। पितरवा मतलब तैरकर कहाँ आ गए, ऊपर आ गया, ठीक है। तदा तेषाम नायकः अपृच्छत्, तब जो है उस 10 बालक में जो एक लड़का था, जो मेन था, नायक था, सभी का हेड था, वो अपृच्छत् यानी पूछा कि अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णाः, हम सभी बालक जो है नदी से बाहर आ चुके हैं, बाहर आ गए हैं। तथा कश्चित बालकाः अगण्यत्, तब जो है अब कितने बालक हैं इसको गिनना है। तब जो है ये जो नायक था वो बोला कि कितने जो है, हम सभी बालक जो है नदी से बाहर आ चुके हैं नहा करके, तो अब कितने बालक हैं। तो एक जो है कोई दूसरा बालक जो है उसको गिने। तथा कश्चित बालका अगण्यत् एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षष्ठ सप्त अष्टौ नव इति, यानी कि 9 बालक हैं। सह स्वयं न अगण्य, तो वो जो गिना सभी को, वो अपने आप को नहीं गिना। जो बालक था वह अपने आप को सह स्वयं न अगण्य, तो वह जो है अपने आप को नहीं काउंट किया, ठीक है। अतः सह अवदत्, इस पर जो है वो जो गिन रहा था वो बोला कि नव एव सन्ति, 9 ही है, ठीक है। 10मः न अस्ति, यानी कि 10वां जो है वो नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान बालकान अगण्यत्, इस पर जो है दूसरा बालक भी क्या किया, फिर से काउंटिंग किया यानी गिना। तदा अपि नव एव आसन, तब भी जो है 9 ही हुआ। क्या हुआ, तब भी 9 ही हुआ। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् 10मः नद्याम मग्नः, अतः उस सभी ने निश्चय मतलब अनुमान लगाया कि निश्चयम अकुर्वन्, सभी ने क्या बोला कि निश्चय ही 10वां बालक जो है नदी में डूब गया, मग्न डूब गया, ठीक है। ते दुखिताः तूष्णीम अतिष्ठन्, वो जो है दुखी होकर के क्या हुआ, जाने लगा, यानी खड़े हो गया। दुखी होकर के वो जो है चुपचाप खड़े हो गया, ठीक है। तूष्णीम चुपचाप, दुखी होकर के, अतिष्ठन मतलब खड़े हो, ठीक है, खड़े रहे वहां पर। तदा कश्चित पथिकः तत्र आगच्छत्, तब जो है वहां पर एक राहगीर जो है आया, ठीक है। सह तान बालकान दुखितान दृष्टवा अपृच्छत्, तो वह जो है सभी बालकों को दुखी देख करके पूछा बालकाः, यह बालक सभी बालकों से पूछा कि युष्माकम दुखस्य कारणम किम, आप सभी के दुखों का कारण क्या है। बालका नाम नायक अकथ्यत, जो बालकों का जो हेड था वो बोला, वयम 10 बालकाः स्नातुम् आगताः,
हम लोग 10 बालक स्नान करने के लिए आए। इदानीम नव एव अस्मा, यहाँ पर हम लोग 9 ही हैं। एक नद्याम मग्न, एक जो है नदी में डूब गए। पथिक तान अवगण्य, तब पथिक जो है गिना उसको। तत्र 10 बालका एव आसन, वो तो गिना, वहां पर 10 बालक थे। सह नायक अवदिशत त्वम बालका गण्य, तब जो है एक बालक को उसने बोला कि तुम गिनो। सह तू नव बालकान एव अवगण्य, तब जो है वो वह बालक जो है वो भी 9 ही गिना। ठीक है। तदा पथिक अवगत 10वां त्वम असि थी, तब पथिक ने, वो राहगीर था, वो बोला कि 10वां जो है तुम हो। ठीक है। वो अपने आप को छोड़ दे रहा था। तत श्रुत्वा प्रहष्टा भूतवा सर्वे गृहम आगच्छन्। प्रहष्टा मतलब होता है खुश होना। ठीक है। तब जो है सभी बालक जो है खुश होकर के अपने घर आ गए। समुचितम उत्तर चिंत, सभी सही उत्तर हमें चुनना है। कहानी हम आपको सुना दी, अब एक एक करके जवाब देंगे। ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए 120 में गणनायक कति बालकान अवगण्य, जो बालक गिन रहा था वो कितने बालक को गिना, तो वो जो है 9 बालक को गिना। कितने? 9। चलिए दूसरा देखते हैं 122 नंबर। 10 बालका स्नातुम आगता इति उक्तम, 10 बालक जो है हम लोग स्नान करने के लिए आए, ये कौन बोला? ये बालक जो है, बाल का नाम नायक है, जो बालक का नायक था वो बोला। किससे? पथिक से। ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है प्रहष्टा भूतवा कति बालका गृहम प्रति आगच्छन्, यानी कि खुश होकर के कितने बालक जो है घर वापस आ गए, तो 10 बालक। कितना? 10 बालक। अब अगला देखते हैं। बालका नाम दुख से कारणम किमासित, बालकों के दुख होने का कारण क्या था? तो दुख होने का कारण हम आपको बताए हैं कि एक बालक नद्याम मग्न इति ते चिंतित वतः, यानी कि उस लोगों को लगा कि एक बालक जो है नदी में डूब गया है, इसके लिए वो चिंतित था। ठीक है। चलिए अब अगला देखेंगे। अगला देखिए यहाँ पर 125 में स्नातुम इत्यर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम, स्नातुम के जगह पे यहाँ पर कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो स्नानाय। क्या हुआ है? स्नानाय। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। किम क्रियापदम अत्र उपसर्ग युक्तम, इसमें कौन सा क्रियापद जो है जिसमें उपसर्ग जो है युक्त है? ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 में जो है उपसर्ग लगा हुआ है। संस्कृत में उपसर्ग कितने हैं? तो 22 उपसर्ग है। ठीक है। उसी में से आ उपसर्ग भी है। ये अगच्छन जो है, ये अगच्छन, अगच्छन, अगच्छत, अगच्छन, ये सब जो है लग लकार का रूप है। ठीक है। और ये अगण्यत भी अलग है। ठीक है। तो यहाँ पर आ गच्छत जो है ये तो क्या है? उपसर्ग युक्त क्रियापद है। ठीक है। और ये सभी लग लकार का रूप है। चलिए अब आगे देखते हैं 127 नंबर में। निम्नलिखितेषु किम अव्यय पदम, अव्यय पदम, कौन सा जो है अव्यय पदम है? तो इसमें जो है यहाँ पर देख लीजिए अव्यय पदम पूछ रहा है, कौन सा है? तो यहाँ पर तुष्णिम जो है ये अव्यय पदम है। ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। बालका नदी प्रति किमर्थम अवगच्छन्, बालक जो है नदी के किनारे क्यों आया? नदी जो है क्यों आया था? तो किस लिए? स्नातुम के लिए, यानी स्नान करने के लिए। ठीक है। किसके लिए आया था? स्नान करने के लिए। चलिए इधर अब एक और है, इसका ध्यान का। अत्र मध्यम पुरुष से क्रिया पदम अस्ति, मध्य पुरुष का क्रियापद जो है पूछ रहा है कौन सा है? ठीक है। मध्यम पुरुष का क्रियापद कौन सा है? तो गणय, गणय जो है ये मध्यम पुरुष का क्रियापद है। ठीक है। चलिए अब अगला गद्यांश हम देखते हैं। अगला गद्यांश ध्यान से देखिएगा आप लोग, बहुत ही अच्छा है ये भी। चलो, अस्माकम देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति, हमारे देश में क्या है? बहुत सारे समुद्र तट हैं।
एतेषु मुंबई, गोवा, कोचीन, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटा अपि प्रसिद्ध अस्ति। इसमें से जो है मुंबई के, गोवा, कोचीन, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तट उड़ीसा, ये सभी जो है क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध है। गोवा तट विदेशी पर्यटक के सम अधिकम रोचते। गोवा का तट जो है विदेशी पर्यटकों को जो है बहुत अधिक पसंद आता है। ठीक है। उसके बाद विशाखापत्तनम तट जो है वैदेशिक व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। व्यापाराय विशाखापत्तनम तट जो है वैदेशिक व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, विशाखापत्तनम। कोची तट जो है नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते। कोची तट जो है, कोची का जो तट है वो नारियल के फल के लिए क्या है, जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद है मुंबई नगर से जुहू तटे सर्वे जना स्वैरम विहरंती। मुंबई का जो है जुहू तट है वो, वहां पर जो है ये प्रसिद्ध है स्वतंत्र रूप से आदमियों को घूमने के लिए, जुहू तट। ठीक है। चेन्नई नगर से मेरीना तट देश से सागर तट सुदीर्घतम। चेन्नई का जो मेरीना तट है वो देश का सबसे बड़ा है, क्या है, समुद्री क्या है, तट है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देख लीजिए, भारत से त्रिश्रीषु दिशासु समुद्र तटा सन्ति। भारत के तीनों दिशा से क्या है, समुद्र तट है। ठीक है। अस्माद एव कारणात भारत देश प्रायद्वीप इति कथ्यते। इस कारण से भारत जो है प्रायद्वीप देश कहा जाता है। आगे है, आगे देख लीजिए, पूर्व दिशायाम बंगोपसागर है, यानी पूरब में जो है पूरब में बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर, दक्षिण में जो है हिंद महासागर है। पश्चिम दिशायाम च अरब सागर अस्ति, और पश्चिम दिशा में जो है अरब सागर स्थित है भारत के। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगम कन्याकुमारी तटे भवति। इन सभी सागर का तट जो है, संगम तट जो है वो कहाँ है, कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी में सभी का तट है। तीनों तीनों हिंद महासागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, इन तीनों का जो है संगम जहाँ पे मिलता है वो कन्याकुमारी है। ठीक है, ठीक, कन्याकुमारी। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदय सूर्यास्तम च युगपदेश द्रष्टुम शक्नुते। यहाँ पर जो है क्या होता है कि एक साथ जब सूर्योदय होता है और सूर्योदय, चंद्र का उदय होता है और सूर्यास्त होता है, तो एक बहुत ही मनोरम दृश्य यहाँ पे देखने को मिलता है इस तट पे। ठीक है, कन्याकुमारी के तट पे। तो ये गद्यांश खत्म हुआ। अब एक प्रश्न का हम जवाब देते हैं। हिंद महासागरा है कस्याम दिशायाम अस्ति। हिंद महासागर किस दिशा में है, तो दक्षिण दिशायाम। सीधा सीधा आंसर देते चलते हैं। अब है यहाँ पर कह तट दीर्घतम, कौन सा तट जो है सबसे दीर्घतम है, तो मेरीना तट जो है बहुत ही दीर्घतम है। चलिए अगला देखते हैं कि वैदेशिक पर्यटक इति पदे विभक्ति ही अस्ति। वैदेशिक यानी कि वैदेशिक पर्यटक इसमें कौन सा जो है विभक्ति जो है प्रयुक्त हुआ है, तो ये चतुर्थी विभक्ति इसमें प्रयुक्त हुआ है। ठीक है। अब 133 नंबर देखते हैं। इच्छानुसारम इत्यर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम। इच्छानुसारम, इसका मतलब स्वयं, इच्छा स्वयं मतलब स्वतंत्र रूप से, और इच्छानुसारम अपनी इच्छा से, तो इसका जो है शब्द के लिए ये पद प्रयुक्त होगा, स्वयं। ठीक है। अगला देखते हैं, व्यंजन संधि उदाहरणम अस्ति। व्यंजन संधि का उदाहरण जो है कौन सा है, तो युगोपदेय। युगोपदेय जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। चलिए 135 नंबर देखते हैं। अस्माकम देशे कति समुद्र तटा सन्ति। अस्माकम देशे कति समुद्र तटा सन्ति, तो बहवः, यानी बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, बहुत सारा समुद्र तट है हमारे देश में। चलिए अब यहाँ से पैरागोजिकल क्वेश्चन आने लगा है, तो इसका अब हम एक एक करके हल करें। चलिए देख लीजिए यहाँ पर, पठन संबद्ध निम्नलिखित परीक्षण है भवान या भवती, यहाँ पर है अंक प्रदानम कथम करिष्यामि।
यानी कि पढ़ते समय जो है बच्चा कोई बालक या बालिका जो है उसको हमें अंक देना है, जिसमें प्रश्न हम करते हैं कि धर्मशाला कुत्र विद्यते, धर्मशाला कहाँ है। तो एक बच्चा उत्तर देता है कि हिमाचल प्रदेश, और दूसरा बच्चा देता है कि धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से विद्यते। दोनों अपने अपने जगह पे सही है। ठीक है, तो यहाँ पर द्वितीय ये थोड़ा ये शॉर्ट में है और ये पूर्ण रूप से पूर्ण वाक्य में है। ठीक है, लेकिन दोनों सही है। ठीक है, तो देखो, तो हमें बच्चों को अंक देना है, तो हम कैसे अंक देंगे? तो हम जो है यहाँ पर है कि द्वितीय उत्तर के लिए हम 2 नंबर और प्रथम उत्तर के लिए 2 नंबर, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्रथम उत्तर के लिए एक अंक और द्वितीय उत्तर के लिए 2 अंक, ऐसा भी नहीं करेंगे। दोनों बच्चा जो है सही जवाब दिया है और दोनों अपने अपने जगह पे पूरी तरह सही है, तो हमें प्रथम उत्तर के लिए भी 2 अंक देंगे और द्वितीय उत्तर के लिए भी 2 अंक देंगे। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे भेदभाव नहीं करें। चलिए यहाँ पर 37 नंबर देखिए, व्यापक पठने यानी एक्सटेंसिव रीडिंग का अभिप्राय, यानी व्यापक पठनेन का उद्देश्य यानी कि अभिप्राय क्या है। ठीक है, व्यापक एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब हुआ कि एंजॉय और ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एंजॉय के साथ जो है पूरी तरह से समझना। तो यहाँ पर नूतन शब्द नाम अर्थानुमानम, ये पूरी तरह से है, ये भी ठीक, लेकिन पूरी तरह सही नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा देख लीजिए, विषयम अवगंतु मनोरंजनम च पठन, विषय को मनोरंजन के साथ पढ़ना। और 3 में है अनुच्छेद से मूल भाव बोधनम। ठीक है, उसके बाद है पाठ्य वस्तु संपूर्ण भाव से स्पष्टीकरण। यहाँ पर विषय वस्तु को हम मनोरंजन के साथ जो है पढ़ेंगे। ठीक है, विषय वस्तु को मनोरंजन के साथ पढ़ेंगे। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही है, जो सबसे बेहतर है वो चुनना है। ठीक है, जैसे 4 नंबर भी सही है, 3 नंबर भी सही है, तो 2 नंबर यहाँ पर व्यापक रीडिंग के लिए हमें सीधा सीधा इसमें एंजॉय प्लस ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर विषयम अवगंतु मनोरंजनार्थम च पठन, मनोरंजन के साथ अर्थ को समझते हुए पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। अब 138 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। 138 में है कि श्रवण कौशल से मूल्यांकनार्थम शिक्षकेन प्रयुक्त विभिन्न गतिविधिषु किम समीचीन, श्रवण कौशल के मूल्यांकन के लिए शिक्षक को जो है प्रयुक्त विभिन्न गतिविधि में से कौन सा जो है सही होगा, सबसे अच्छा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक में है छात्र, एक में है छात्र है दृष्ट सामग्री विस्तरेण व्याख्या, छात्रों को दृष्ट सामग्री दिखाते हुए उसकी पूरी व्याख्या करने के लिए बोलेंगे। 2 में है छात्र है दृष्ट छाया चित्रानाम समीक्षा, दृष्ट छाया चित्र दिखा करके उसका समीक्षा करने के लिए बोलेंगे। और 3 में है श्रुत सामग्री विश्लेषण, श्रुत सामग्री किसी भी चीज को सुन के और उसको उस पर विश्लेषण करने के लिए हम लोग बोलेंगे। ठीक है, और 4 में है उच्च स्वरेण पठन पाठ पठन, तो सबसे उपयुक्त जो है इसमें 3 नंबर लग रहा है। श्रुत सामग्री है, उसको सुनाएंगे हम, पहले बोलेंगे, वो सुनेगा, फिर उसका जब विश्लेषण करेगा, तो श्रवण कौशल जो है इसमें सबसे अच्छा मूल्यांकन होगा, सुन के उस पर विश्लेषण करना, अपना खुद का मंतव्य देना। तो 3 नंबर ऑप्शन सबसे बेहतर है, ऑप्शन नंबर 3 उसका हो जाएगा। चलिए 139 नंबर देखते हैं, परीक्षा आश्रित अधिगमन, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, यानी जिसमें बच्चे पूछते हैं हम जवाब देते हैं, हम पूछते हैं बच्चे जवाब देते हैं, इसका लक्षण क्या है। तो यहाँ पर 139 में देख लीजिए, एक में शिक्षक कार्यम स्पष्टीकृत अधिगमनार्थम सहायम करोति, इसमें शिक्षकों का कार्य जो है अधिक स्पष्ट होता है से बच्चों को सिखाने के लिए। 2 में है छात्र स्व जिज्ञासा प्रकटन, इसमें बच्चे जो है अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं। यानी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में हम भी पूछते हैं, आप भी पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे बेहतर जो है 3 नंबर ऊपरी लिखित प्रथम 2 और द्वितीय 1 और 2 दोनों के है सही है। इसमें शिक्षक को भी जो है स्पष्टीकरण प्राप्त होता है कि बच्चे को हम जो सिखाएं उसमें हमें कितना जो है मिला, कितना जो है हमें बच्चों से जो है मिला। और यहाँ पर 2 में है छात्र का भी स्व जिज्ञासा, यानी खुद का जिज्ञासा होता है, खुद को जिज्ञासा प्रकट करने का मौका मिलता है। ठीक है, चलिए 140 नंबर देखते हैं,
हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः इत्यत्र छंद अस्ति। इसमें कौन सा छंद है? ठीक है, तो इसमें जो है छंद जो है वंशस्थ छंद है। ठीक है, 140 में वंशस्थ छंद है। अनुष्टुप छंद में होता है हर पंक्ति में 8 जो है वर्ण होता है, टोटल 32 वर्ण होता है हर पंक्ति में। ठीक है, जैसे रामायण रामायण गीता सबका जो है जो श्लोक होता है वो अनुष्टुप में होता है। इंद्र प्रज्ञा और उपेंद्र प्रज्ञा ये दोनों एक समान है। इंद्र प्रज्ञा में स्ट्रॉन्ग शुरुआत होता है यानी मजबूत से शुरुआत होता है, उपेंद्र प्रज्ञा में हल्की शुरुआत होती है। ठीक है, उसके बाद एक है छंद मंदाक्रांता जिसमें बहुत मधुर छंद होता है, जिसमें जैसे मेघदूतम कालिदास का वो मंदाक्रांता छंद में है, याद रखिएगा। 148 नंबर देखते हैं। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम इत्यत्र कह अलंकार। इसमें कौन सा अलंकार है? विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, इसमें बोल रहा है कि कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। श्लेष अलंकार ऑप्शन नंबर 3 हो गया। श्लेष में वो होता है एक शब्द में एक शब्द के कई अर्थ होता है, उसमें श्लेष अलंकार होता है। अनुप्रास यानी अक्षर की पुनरावृत्ति होता है जहां पर, वहां पर अनुप्रास होता है। ठीक है, और परीक्षा में कल्पना आधारित तुलना होता है। ठीक है, और रूपक में क्या होता है कि जब उपमेय जिसकी तुलना हो रही है और उपमा जिससे तुलना हो रही है को एक ही मान लिया जाता है। यहाँ पर विद्या जो है विद्या का तुलना धन से हो है, विद्या को धन को भी क्या मान लिया गया? यहाँ पर विद्या मान लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा सही ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं। अगला वाचन कौशल से अभ्यासार्थम की किम अत्यावश्यकम। ठीक है, वाचन कौशल के अभ्यास के लिए क्या जो है सबसे अति आवश्यक है? सुंदरानी चित्रानी सुंदर चित्र, विश्वकोश यानी शब्दकोश। ठीक है, यह ज्ञान का स्रोत है पर वाचन के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, दीर्घ वाक्यानि और लिपि ज्ञान। तो वाचन कौशल के लिए बोलने के लिए सबसे उपयुक्त है लिपि ज्ञान। लिपि का ज्ञान होना चाहिए, लेटर या अक्षर की पहचान होनी चाहिए, तभी हम अच्छे से वाचन नहीं बोल सकते। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। विराम चिन्ह प्रयोग प्रयोग दृष्टिया किम वाक्यम समीचीन। यहाँ पे विराम चिन्ह का प्रयोग है, इसको देखते हुए कौन सा वाक्य जो है सही है? तो यहाँ पर ये जो चारों वाक्य है इसका अर्थ है सज्जन की शिक्षा गुणों के लिए उपयोगी होती है, यानी गुण के लिए उपयोगी होता है और दुष्ट के लिए नहीं, यानी बुरी व्यक्ति के लिए नहीं। यहाँ पर जो है साधो शिक्षा गुणाए संपद्यते न असाधु, यहाँ पर कोमा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कोमा जिस भी में है वो जो है यहाँ पर देख लीजिए किसमें है। तो यहाँ पर ये 2 नंबर में साधु शिक्षा गुणाए संपद्यते न असाधु। ठीक है, यानी कि सज्जन की शिक्षा गुणों के लिए होती है, दुष्ट के लिए नहीं। चलिए तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। चलिए 144 नंबर देखते हैं। येषु विद्यालयेषु सामान्य विशिष्ट शिक्षा मध्य भेद न विद्यते ते कथ्यते। वैसे विद्यालय जहाँ पे सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चे के बीच मध्य जो है कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, उस विद्यालय को कहते हैं समावेशी विद्यालय। ठीक है, समावेशी न विद्यालय, यहाँ पे विशिष्ट और सामान्य बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। चलिए 145 नंबर देखते हैं। यहाँ पर देखिए सत्र से अंत है, यानी सत्र के अंत में सर्वेशाम कौशला नाम सभी कौशलों का श्रवण भाषण पठन लेखन, यानी सुबह पढ़े सुनना बोलना पढ़ना लिखना, चारों कौशल का मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? चारों कौशल के मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर देख लीजिए छात्राणाम भाषाम प्रति प्रवृत्ति आकलन, छात्रों का भाषा के प्रति रुचि देखना है। शिक्षक के लिए शैक्षणिक उद्देश्य नाम स्पष्टीकरण, शिक्षकों को जो है शैक्षिक उद्देश्य का स्पष्टीकरण, यानी शिक्षक क्या पढ़ाया उसका स्पष्टीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर और देख लीजिए छात्रा नाम भाषा संबंध संपूर्ण दक्षता है आकलन, भाषा का जो है जो बच्चे जो है भाषा ज्ञान किया है, भाषा अर्जन किया है, जो भी ये श्रवण भाषण पठन लेखन जो अर्जित किया है, जो सीखा है, जो अधिगम किया है, उसका संपूर्ण आकलन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है 3 नंबर ऑप्शन सबसे बेहतर है। ठीक है, और 4 में है छात्रा नाम भाषा संबद्ध रुचि मापन, यहाँ पे बोला है भाषा के रुचि का मापन करेंगे, ऐसा नहीं, तो 3 नंबर ऑप्शन
सही होगा। ठीक है, अब ये 2 नंबर का अर्थ क्या हो गया, शिक्षक शैक्षिक उद्देश्य नाम स्पष्टीकरण, यानी कि शिक्षकों को शैक्षिक उद्देश्य का स्पष्टीकरण दें, यानी कि इसके लिए हम लोग नहीं करते हैं मूल्यांकन। ठीक है, अगर 146 देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ई लर्निंग का उद्देश्य क्या है, तेन अभिप्राय अस्ति, ई लर्निंग का उद्देश्य क्या है, तो ई लर्निंग का सीधा सीधा उद्देश्य है प्रविधि प्रयोग द्वारा। ठीक है, यूजिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के द्वारा हम जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, कंप्यूटर हो गया, इस सभी के माध्यम से पढ़ाई करना ही ई लर्निंग कहलाता है, यानी प्रविधि प्रयोग द्वारा, यूजिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 147 नंबर देख लीजिए, आगमन उपागम इत्येन अभिप्राय अस्ति, एक होता है आगमन विधि, एक होता है निगमन विधि। आगमन विधि में हम पहले जो है बच्चों को उदाहरण बताते हैं, तब नियम बताते हैं, और निगमन विधि में सबसे पहले नियम बताते हैं, तब जाके हम उदाहरण बताते हैं। यहाँ पर आगमन विधि है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उदाहरण नियमानाम सिद्धांतानाम स्पष्ट, उदाहरण बताते हुए नियम की ओर चलना ही आगमन उपागम है। ठीक है, चलिए 2 नंबर होगा। अब देखते हैं 148 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, अशाब्दिक संप्रेषणम इत्येन का अभिप्राय, अशाब्दिक संप्रेषण यानी कि गूंगा जो होता है उसका संप्रेषण का अभिप्राय क्या है, तो उक्त शब्द, ठीक है, यानी बोले गए शब्द, ऐसा नहीं इसमें शब्द नहीं बोलेगा, भाव भंगिमा यानी हाव भाव के द्वारा, तो 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। और शाब्दिक संप्रेषण का मतलब हुआ भाव भंगिमा, हाव भाव से बातचीत करना, यानी इशारों से बात करना। ठीक है, यहाँ पे संख्या नहीं होगा, मुद्रित शब्द यानी छपे हुए शब्द ये भी नहीं हो। चलिए 149 नंबर देखते हैं। निम्नलिखितेषु किम कथनम साहचर्य समूह अधिगम प्रक्रियायाः लक्षणम न प्रदर्शयन्ति, साहचर्य समूह अधिगम, साहचर्य समूह यानी ग्रुप लर्निंग का लक्षण यहाँ पे कौन सा जो है नहीं प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, सीधा सीधा यहाँ पर शांतिपूर्ण व्यवस्थित कक्षा, ये जो है ग्रुप लर्निंग का कहीं से भी नहीं इसमें नजर आ रहा है। जहाँ पे भी ग्रुप लर्निंग होगा वहाँ पे बच्चा शांति से नहीं बैठ पाएगा, वहाँ पे आपस में प्रश्न करेगा, एक दूसरे की मदद करेगा, शिक्षक केंद्रित कक्षा होगा, यहाँ पे शिक्षक पढ़ाएगा, बच्चे सुनेगा, बच्चे जवाब करेगा, शिक्षक सुनेगा, तो ये चीज होना चाहिए। शांतिपूर्ण व्यवस्थित कक्षा नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्ण नहीं होगा समूह लर्निंग। ठीक है, चलिए 150 नंबर अब देखते हैं। यहाँ पर वाचन प्रक्रिया संदर्भे अनुमान इनफ्लुएंस इत्येन कह अभिप्राय, वाचन प्रक्रिया के संदर्भ में अनुमान का क्या मतलब है। ठीक है, अनुमान का मतलब यहाँ पर है अनुच्छेदोक्त कथनेन अनुक्तस्य भाव बोधनम, दो में है अनुच्छेद से विभिन्न अंगेशु निहित सूचनासु परस्पर संबंध, अनुच्छेद में जो है निहित विभिन्न अंगों का परस्पर संबंध करना। पाठ्य पुस्तक अधिकृत स्पष्टीकृतवान अनुमान, पाठ्य पुस्तक में जो है जो भी चीज है उसका स्पष्टीकरण का अनुमान लगाना। नूतन शब्द नए शब्द का अर्थ स्पष्ट करना, यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पर अनुमान का मतलब है अनुच्छेद में जो कथन है, अनुच्छेदोक्त कथन है, यानी अनुच्छेद में जो कथन है उसका अनुमान जो है भाव बोधन, भाव मतलब अपने आप में समझ कर, जो बात सीधे भाव बोधनम, यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि जो बात सीधे नहीं कही गई है यानी अनुक्त, उसे समझ लेना। यानी अनुच्छेद में जो है जो भी चीजें डायरेक्ट रूप से नहीं कही गई है, सीधे सीधे नहीं कही गई, उसका जब हम अनुमान लगाते हैं तो वो इसमें होता है वाचन प्रक्रिया संदर्भ में, उसका अनुमान का मतलब वो होता है। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा आज। तो ये जो है अंतिम प्रश्न था, आप लोग चैनल से जुड़ जाएं, ये सीटेट जुलाई 2013 का पेपर 1 था, आप लोग देख लें। तो चलिए आज के वीडियो में इतना, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।